जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. As per schedule of the class, and as per यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, हमारा जो आज इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें हम जो है ना वो अपने जो पिछले हमारी जो 2 रिकॉर्डेड सेशन हुए हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फर्दर फिर जो है हमारे पास जो टाइम स्लॉट होगी उसमें फिर अभी हम नेक्स्ट को जो है वो देखेंगे कि हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कंटिन्यू करना है, यानी कि जो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का था उसकी जो है ना वो डीलिंग को हम देखेंगे कि डीलिंग कैसे करते हैं. जी मैं वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त 3 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए को, लेकिन स्टिल जो है वो अभी तक स्टूडेंट्स ने अभी क्लास जो है वो ज्वाइन नहीं की, और 5 to 10 मिनट्स मैं वेट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं अगला सेशन जो है वो रिकॉर्डिंग चल रही है तो नेक्स्ट सेशन जो है ना इसमें मैं इंक्लूड करना शुरू कर देता हूँ.
जी, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्टिव सेशन के लिए अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए, और उनको जो है क्लास कोड, टाइम और मैसेज वेल विद इन टाइम जो है वो अनाउंस किया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और इस अपना ये जो गूगल क्लासरूम के ऊपर भी। लेकिन अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्लास अटेंड करने नहीं आया। जी, अदील, मिस्टर अदील ज्वाइन द क्लास। जी दिल बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी यस सर, आ रही है। जी। अ, अदील, मुझे ये बताइएगा कि जो हमने पिछले जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है? जी अदील अकरम। जी अदील अकरम, आपको आवाज़ आ रही है? जी गुड। तो मुझे बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है? पिछले जो टॉपिक्स तो मैंने आपको रिकॉर्डेड भेजे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी क्लियर है, तो हम जो हमारा जो है वह क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट। जी समीर ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो हम अपना जो है वो नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट जो हमने हमने अपना टॉपिक करना है वो बेसिकली क्या है, वो हमारा है डीलिंग इन द स्टॉक मार्केट, और यू कैन से द डीलिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट। के मार्केट जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है वहां पे हमने जो डीलिंग करनी है उससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। कि हम जो है वो जो टॉपिक कर रहे हैं वो ट्रेड इन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो हमने उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखा था। आज हम देखते हैं कि हमने वहां पे अगर डीलिंग करनी है तो हम ऑर्डर कैसे करते हैं, और उसके मुतालिक हमारा जो है वो पूरा लेक्चर होगा आज का। और उसमें जो है वो आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड होगा हाउ वी डील इन द स्टॉक मार्केट और द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है जी, जहाँ पे सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें शेयर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। तो अगर हम इसमें ऑर्डर टाइप्स को देखें तो हम कहते हैं जी, हम ब्रॉडली अगर हम डीपली इसको डिस्कस करें तो हम अपने ऑर्डर टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ठीक है जी, टू मेन टाइप्स में हम अपने ऑर्डर्स को ले जाते हैं। नंबर वन आपका होता है मार्केट ऑर्डर्स और दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर्स। यानी कि एक आपने मार्केट के हिसाब से ऑर्डरिंग करनी है, दूसरी आपने अपनी लिमिटेशन के हिसाब से क्या करना होता है, वो ऑर्डर्स करने होते हैं। अब जब हम इन पे जाते हैं तो आप देखें जी, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ऑर्डर्स डेट आर टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एट अ करंट मार्केट प्राइस। यानी कि ये वो जो आपके जो है वो ऑर्डर्स होते हैं, जो ऐसे ही आप मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं तो फौरन ही आप क्या करते हैं, जो करंट मार्केट की प्राइस होती है वहां पे क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब क्वांटिटी कितनी है जी, वो कहते हैं 1000 क्वांटिटी है, बिड 279 है, क्वांटिटी 500 शेयर्स है, और आस्क या ऑफर रेट है जी उस 279.49। यानी कि ये मार्केट के अंदर ट्रेड चल रही होती है। ये आपकी बिड है और ये आपकी आस्क या ऑफर है। 100 शेयर्स हैं, 280 78.5 की बिड है, 400 क्वांटिटी है, और 279.5 उसकी जो है वो शेयर या आस्क प्राइस है। फिर इस तरीके से देखें जी, 500 की 100 क्वांटिटी है, 278.4 है, क्वांटिटी जो है वो क्या आती है, वो आपकी जो है वो 100 है, और 280 रुपए और 50 पैसे इसकी जो है वो आज की ऑफर प्राइस है।
400 क्वांटिटी है, बिड ऑफर है 278.10, क्वांटिटी 5000 है और आस्क या ऑफर रेट कितना है जी, 280 रुपये और 25 पैसे है। इस तरीके से जी 5000 है तो आपकी बिड ऑफर 278 है, 6000 क्वांटिटी है 281 रुपये उसकी आस्क की ऑफर है, 1000 आपकी क्वांटिटी है 277 रुपये 5 पैसे है, 200 आपकी जो है वो क्वांटिटी है 281 रुपये 10 पैसे आपका जो है वो आस्क या ऑफर रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से 10,000 क्वांटिटी है 277 रुपये 21 पैसे है, 100 आपकी जो है वो क्वांटिटी है 281 रुपये और 20 पैसे आस्क की ऑफर है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक पूरा ओवरव्यू दिया हुआ उन्होंने ट्रेड स्क्रीन का, यानी कि उसमें से कुछ चीजें निकाल के दी हुई है कि आप ऑर्डर जैसे ही मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं तो वैसे ही आपका क्या होता है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर क्या हो जाते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये हमारी बिड या ऑफर रेट्स होते हैं। अब हम लिमिटेड ऑर्डर्स या लिमिट ऑर्डर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर में स्पेसिफाई प्राइस एट विच ही इज विलिंग टू बाय और सेल। अब जो इन्वेस्टर होता है उसने एक स्पेसिफिक प्राइस लगाई होती है जिसके ऊपर वो सिक्योरिटीज और शेयर्स को बाय या सेल करने के ऊपर जो है वो रेडी होता है। यानी कि अब इन्वेस्टर है वो दो ही काम करता है, यानी कि या तो उसने वहां से शेयर्स वगैरह जो है वो बाय करने हैं या सेल करने हैं, ठीक है जी। अगर वो बाय कर रहा है तो इस इंटेंशन के साथ कि प्रॉफिट पे सेल करेगा, और जब सेल कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो परचेजिंग प्राइसेस ज्यादा के ऊपर जो है वो सेल कर रहा होता है। तो जो आपका इन्वेस्टर होता है वो एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर विलिंग होता है कि उन्हें बाय या सेल करे, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, हमारे लिमिट ऑर्डर्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। फर्स्ट नेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल्स अप्लाई। अब इसमें क्या होता है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, एक रूल हम जनरली हमने बनाया हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा। और ये रूल क्या होता है वो अप्लाई होता है। फर्स्ट कम में क्या होता है, आपने सेल करने हैं तो सारी बात है जो पहले आएगा वो आपसे अगर उसको रीजनेबल प्राइस लग रही है तो आपसे वो बाय कर लेगा, और जब सारी क्वांटिटी सेल आउट हो जाएगी तो सारी बात है कि आपके पास रिमेनिंग सेल के लिए क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो सारी बात जो फर्स्ट पहले आएगा वो पहले क्या करेगा वो बाय कर लेगा, तो उसे पहले सर्व किया जाएगा। और उसके बाद जब क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो फिर आप उसे सर्व करने की पोजीशन में नहीं होते। केएससी अलाउज, अब केएससी का नाम चेंज हो गया, पीएसएक्स हो गया है, यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहेगी बल्कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे पीएसएक्स कहते हैं। अलाउज डेसिमल प्राइसिंग, अब क्या करती है जो आपकी जो ये होती है केएससी, ये आपको डेसिमल प्राइसिंग क्या करती है वो अलाउ करती है, वेयर द प्रीमियम पॉसिबल स्प्रेड इज 0.01, जहां पे आपका जो प्रीमियम है उसकी जो बढ़ने की शरह है वो 0.101 होती है। अर्लियर इट वाज 0 पॉइंट, पहले ये क्या थी 0.05 थी, अब ये क्या होगी उससे इनहेंस होकर 0.01 पे चली गई है। देयर आर फ्यूचर टू टाइप्स ऑफ लिमिट ऑर्डर। अब अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर जो आपके लिमिट टाइप ऑफ ऑर्डर होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन है स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं और स्टॉप बाय ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं या स्टॉप बाय ऑर्डर्स होते हैं। ये दो टाइप्स के आपके जो है वो ऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या होते हैं जी, द स्टॉक हैज टू बी सोल्ड इफ इट्स प्राइस फॉल्स बिलो स्टिपुलेटेड लेवल। आप क्या करते हैं कि ये ऐसे आपके स्टॉक्स होते हैं जहां पे अपने आप स्टॉक्स को सेल करते हैं और अगर आपका प्राइस लेवल एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे गिर जाए, आपने एक मार्जिन सेट किया होता है कि अगर इस प्राइस लेवल से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर है, जो बॉन्ड है या जो सिक्योरिटी है, उसकी प्राइस इससे निचले लेवल पे गिरना शुरू होगी तो आप उसे क्या करेंगे, उसे सेल आउट कर देंगे। तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, कि इससे ज्यादा लॉस आपने जो है वो बेयर नहीं करना, एक लिमिट लगा देते हैं, स्टिपुलेटेड लिमिट कह देते हैं। जब उसे स्टिपुलेटेड लेवल से नीचे उसकी प्राइस आती है तो हम उसे क्या करते हैं वो सेल आउट कर देते हैं। अलाउ इन्वेस्टर टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड लॉस। अब इसका मकसद क्या होता है कि लिमिट ऑर्डर्स का, कि आपका जो ऑर्डर जो इन्वेस्टर है उसे जो है वो अनएक्सपेक्टेड लॉस को अवॉइड करना होता है, उससे बचना होता है। तो उससे बचने के लिए जो है वो ये टेक्निक क्या की जाती है वो लगाई जाती है। अलाउ यूजफुल इन वेरी अनसर्टन मार्केट। अब नॉर्मली ये कहां पे अलाउ किया जाता है, ये ज्यादा यूजफुल कहां पे होता है, ऐसी मार्केट जहां पे क्या होती है अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, आपको पता नहीं होता कि प्राइसेस हाई हो जाएंगी, लो हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये आपकी क्या होती है कि अनसर्टेनिटी, ऐसी मार्केट जहां पे जो है वो जो स्टेबल नहीं होती, जहां पे अनसर्टेनिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जो है इसे जो है वो अलाउ जो है वो यूज किया जाता है। और वहां पे ये टेक्निक बहुत ज्यादा सूटेबल होती है कि आप अनसर्टन सिचुएशन के अंदर जो है वो हैवी लॉसेस में नहीं जाते, बल्कि नॉर्मली आप क्या करते हैं ब्रेक इवन के ऊपर, ये ब्रेक इवन हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ही आप क्या करते हैं उसको जो है वो सेल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो
जो है वो अनएक्सपेक्टेड लॉस जो है वो अवॉइड करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। मैक्सिमम वेरिएशन इन प्राइस 5% पर डे। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वेरिएशन होती है वो पर डे प्राइस के अंदर जो है वो नॉर्मली 5% होती है। हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है नॉर्मली वहां पे भी 5% ही होती है, लेकिन समटाइम्स ज्यादा भी हो जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए जहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रही हो, तो वहां पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जो है वो आपकी जो डीलिंग है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जिस तरह पिछले दिन जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, तो स्टॉक मार्केट हमारी 15-15% गिर रही, 10% तक भी नीचे गिर रही। तो वहां पे क्या होता था कि फिर उन्होंने किया ये कि आपकी स्टॉक मार्केट अगर 3% तक गिर गई है ना बड़ी तेजी के साथ, तो 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए आप ट्रेडिंग सस्पेंड कर देते थे। जब ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है तो फिर बेटा बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती। जब बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी तो आपका जो लेवल है वो क्या कहेगा, वो लिमिट रहेगा। यानी कि वो जो 8 या 10 घंटे के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, आप उसमें से 3 घंटे 4 घंटे ट्रेड करवाते हैं, 3-4 घंटे से सस्पेंड कर देते हैं, ताकि डिमांड और सप्लाई का जो है वो कॉम्बिनेशन बरकरार रहे और आपकी जो मार्केट है वो मैक्सिमम 5% से ज्यादा ना गिरे। तो इसलिए ये टेक्निक्स होती हैं स्टॉक मार्केट को भी, या आपकी कमोडिटी या जो सिक्योरिटी मार्केट उसे कंट्रोल करने के लिए। तो हम कहते हैं कि ऐसी मार्केट जहां पे मैक्सिमम वेरिएशन जो है वो आपकी 5% पर डे से ज्यादा ना हो। उसके बाद क्या है जी, वन कैन प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर एट 3%। अब कोई एक जो है वो जो उसका लॉस है, अब देखें मैक्सिमम वेरिएशन 5% है, तो उसने अपनी एक लिमिट लगा दी कि आपका लॉस मैक्सिमम 3% से जो है वो इनहेंस नहीं करेगा, एंड अवॉइड द 2% लॉस। तो सारी बात है कि टोटल अगर वो 5% वेरिएशन हो रही है तो आप 3% के ऊपर क्या करते हैं, अपनी जो है वो सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ताकि बाकी का जो 2% लॉस है उसे अवॉइड कर सके। तो आप क्या करते हैं कि उसकी एक लिमिट सेट की होती है कि आपने जो है वो 3%, अगर आपकी स्टॉक मार्केट गिरती है सिक्योरिटी मार्केट, तो आपने फॉरन सेल कर देना है, आपने अपने आप को सिक्योर कर लेना है। और 5, तो इस तरीके से क्या होता है, जो रिमेनिंग 2% जो लॉस होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है। इफ एनीथिंग एबनॉर्मल हैपेंस विद द स्टॉक। अब ये उस सूरत में होगा अगर आपको स्टॉक्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी नजर आ रही हो, आपको नजर आ रहा हो कि स्टॉक आपके जो है वो तेजी से नीचे गिर जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 3% पे रुक जाएगी या उसके बाद वो रिवाइवल करेगी। समटाइम होता है कि मार्केट नेगेटिव जा रही होती है सारा दिन, और शाम में जब क्लोजिंग होती है तो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट वो पॉजिटिव हो जाती है। तो उसमें आपने सिक्योरिटी मार्केट को प्रॉपरली बेटा स्टडी करना है कि क्या ये डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा एट टिल द एंड ऑफ टुडे, या इसको जो है वो क्या करना है, ये अपना जो है वो अपवर्ड ट्रेंड रह जाएगी या उसको बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो आप अगर देखते हैं कि इसमें एबनॉर्मलिटी आ गई है, ये जो है वो बहुत ज्यादा एक क्राइसिस में आ रही है और ये गिरती चली जाएगी, तो फिर आपने 5% का वेट नहीं करना, फिर आपने अपना एक लॉस का लिमिट सेट किया हुआ है, वो है 2%, 2.5%, 3%, ताकि बैलेंस का जो 2%, टोटल 5% है, अगर आप 2% पे उसे सेल आउट कर रहे हैं तो बैलेंस का 3% आप क्या करते हैं, वो सेव कर लेते हैं। अगर आपने अपनी लिमिट 3% रखी हुई है तो बैलेंस का 2% आपका जो लॉस है वो क्या हो जाता है, वो आपका मैनेज हो जाता है इसके अंदर। जी। स्टॉप बाय ऑर्डर्स, अब ये दूसरी टाइप है, ठीक है। ये है स्टॉप बाय ऑर्डर्स की हम बात करते हैं। स्पेसिफाइज दैट अ स्टॉक शुड बी बॉट व्हेन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी राइजेस। अब इसमें क्या होता है कि आप स्पेसिफाई करते हैं जब आपकी स्टॉक्स की सिक्योरिटी की प्राइसेस जब राइज होंगी तो आप क्या करेंगे, इन्हें जो है वो परचेज करेंगे, ठीक है, या बाय करेंगे इनको, एक ही बात है। राइज अबव अ लिमिट, एक लिमिट से, यानी कि आप कहते हैं कि अगर इसकी प्राइस राइज हो रही है, अगर इस लिमिट से भी प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगी या इस लिमिट तक पहुंच जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उन सिक्योरिटीज को बाय करना शुरू कर देंगे कि उनके अंदर जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, और उससे वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट अर्न करने को, यानी कि हाई प्राइस पे जब जाएगी तो फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, स्टॉप बाय ऑर्डर्स का नाम देते हैं। या दूसरा क्या होता है कि आप सिक्योरिटीज बाय कर रहे होते हैं और आप कहते हैं इस लिमिट से अगर ऊपर भी प्राइस जाएगी तो फिर हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि उसके बाद क्या होना है, उसका रिवाइवल होना है, उसने क्या आना, नीचे की तरफ आना है और बहुत तेजी से आना है, और उससे आपको कहते हैं लॉस के चांसेस होते हैं। तो जब आप स्टॉप ऑर्डर में जाते हैं तो आप उसमें भी अपर लिमिट एक तय कर देते हैं कि इस लिमिट तक आपने बाय करना है, और इस लिमिट से ऊपर अगर उसकी स्टॉक की प्राइसेस चली जाती हैं तो आपने इनको जो है वो बाय नहीं करना है। इसको कहते हैं स्टॉप बाय ऑर्डर्स का नाम देते हैं। इट इज यूजली यूज विद शॉर्ट सेल। अब ये नॉर्मली क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
टू लिमिट पॉसिबल लॉसेस फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन, ताकि आप अपनी शॉर्ट पोजीशन का जो लॉसेस होते हैं उन्हें भी रिकवर कर लें। अब आपको पता है कि तेजी से जा रही है, अब इसमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। इस पॉलिसी के अंदर हम करते ये हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, हम 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, और जैसे ही वो एक लिमिट जो हमने एक स्पेसिफिक लिमिट तय की मंच अपने हमने एक बनाई होती है अपनी स्पेसिफिक लिमिट, जब उसको वो टच करती है तो हम उसको फौरन सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद फिर उसका रिवाइवल होना है, फिर उससे नीचे की तरफ आना है। तो आप ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसलिए करते हैं कि आपके जो शॉर्ट टर्म लॉसेज हुए उन्हें रिकवर किया जाए और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को अर्न किया जाए। तो ऐसी सिक्योरिटीज के अंदर हम लॉन्ग टर्म जो है वो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर फिर में क्या होता है वो लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं। एट केएससी का नाम चेंज होकर पीएसएक्स हो गया हुआ है। एट पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर्स हैव अ वैलिडिटी ऑफ 1 डे। अब हमारी जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो ऑर्डर की वैलिडिटी है वो क्या है, वो 1 डे की है, 1 दिन की है। यानी कि अगर आपने ऑर्डर आज बाय किया और कल वो आपको उस एक सिक्योरिटी के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपने फौरन उसके अंदर चले उसको सेल आउट करके आपने क्या करना है, प्रॉफिट अर्न कर लेना है। ठीक है जी। तो आपकी जो ऑर्डर की जो वैलिडिटी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो 1 डे की है, यानी कि सिंगल डे की होती है। अब ये कुछ ब्रोकर्स कमीशन, लाइव ट्रेड ऑनलाइन है। अब ये जब आप वो ट्रेड की जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी जब लेक्चर एंड करते हैं ये वाला तो मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट भी विजिट करवाता हूँ। तो ब्रोकर्स कमीशन लाइव ट्रेड ऑनलाइन क्या आता है जी, फ्रॉम 0.001 फीट पे आपका जो 19 रुपए टू 19.99 है, डिलीवरी 0.05 है, डिफरेंस इतना आ रहा है, फ्यूचर ये प्राइस आ रही है, कॉस्ट आपकी ये प्राइस आ रही है। फिर 20 पे आपको बताई हुई है, फिर उसके बाद 50 के ऊपर आपको बताई हुई है, आप फिर 100 पे है, फिर 150 पे है, फिर 200 पे है, फिर 250 पे है, फिर 300 पे है, फिर 350 पे, फिर 400 पे। यानी कि ये क्या है कि आपको एक लाइव ट्रेड जो है वो स्क्रीन दिखाई हुई है, जिसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, आपके ऑर्डर्स चल रहे होते हैं कि आपका, और ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होती है, वो तब्दील होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। ये तो वहां से एक तस्वीर बना के तो यहाँ पे पेस्ट की हुई है। तो ये क्या होती है, जैसे जैसे ट्रेड होती है और उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रही होती है वो साथ साथ ही जो है वो आपको फौरन जो है वो अपडेट हो रही होती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 10 या 20 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो रिफ्रेश हो जाती है और फिर नई वैल्यूज आपके पास जो है वो ट्रेड स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाती हैं। अब हम सेटलमेंट्स की बात करते हैं कि सेटलमेंट्स कैसे होती हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आर सेटल्ड विद इन 3 वर्किंग डेज, यानी कि 3 वर्किंग डेज। अब देखिए सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अगर आपने फ्राइडे को ऑर्डर दिया है तो आपके जो डेज 3 काउंट होंगे ना, वो फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे ये आपके काउंट होंगे। सैटरडे और संडे आपके क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है कि आपके जो वर्किंग डेज है वो कौन से होते हैं, वो वर्किंग डेज काउंट होते हैं। और हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज में जो वर्किंग डेज है वो वीक में क्या होते हैं, 5, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन आपके वर्किंग डेज हैं। तो वो 3 वर्किंग डेज की बात कर रहा है, वो 3 डेज की बात नहीं कर रहा। तो वर्किंग डेज से मुराद है कि अगर आपने जुम्मे का ऑर्डर दिया तो फिर जुम्मा, मंडे, सोमवार और मंगल ये दिन होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे दरमियान से क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपने जब भी ऑर्डर देना है वो एग्जीक्यूट 3 वर्किंग डेज के अंदर होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जुम्मे का ऑर्डर दिया और मंडे को आप कहें जी हमें जो है ऑर्डर डिलीवर करें। तो वो वर्किंग डेज की इसलिए बड़ी क्लियर कट बात कर रहा है कि जो छुट्टी का दिन होगा या कोई गस्टेड हॉलीडे आ जाती है तो उसकी वजह से वो डेट दिन क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ वर्किंग डेज आपने क्या करने हैं वो शामिल करने हैं। दिस रिक्वायरमेंट कॉल्ड T+3। इस रिक्वायरमेंट को हम टेक्निकल लैंग्वेज या अपनी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर T+3 कहते हैं। यानी कि आपके जो है वो ऑर्डर +3 डेज, यानी कि जिस दिन आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया उससे ऑनवर्ड 3 वर्किंग डेज आपको जो है वो उसकी सेटलमेंट में मिलते हैं। परचेजर डिलीवर्स द कैश टू हिज ब्रोकर। अब जो परचेजर होता है उसने क्या करना है, अपने ब्रोकर को कैश देना है, क्योंकि वो परचेज कर रहा है और ब्रोकर ने उसके बिहाफ के ऊपर, उसके कहने के ऊपर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। तो परचेजर ने क्या करना है, कैश डिलीवर करना है अपने ब्रोकर को, हु डिलीवर्स इट टू द सेलर्स ब्रोकर। वो क्या कर देगा, सेलर्स ब्रोकर को दे देगा। अब जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आप डायरेक्टली खुद से डीलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा, आपने बाइंग या सेलिंग करनी है तो आपने ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाना है। ब्रोकर क्या होता है,
वो ऑथोराइज डीलर होता है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है, और वो भी जस्ट लाइक जिस तरह बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं इसी के से उसके पास आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब उसके बाद जब आप फिर क्या करते हैं, आपने जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई ऑर्डर सेल या परचेज का करना है, तो आपने अपने ब्रोकर को कहना है, वो आगे क्या करेगा, उसको डील करेगा और आपको रेट बताएगा, ये रेट है और ये कमीशन है। इस तरीके से आपने क्या करना है, जब ऑर्डर डिलीवर किया आपने अपने ब्रोकर को, तो आपके ब्रोकर ने आपसे, आपने उसको अपने ब्रोकर को उतने पैसे देने हैं। अब उसने वो शेयर बाय करना है, आप मिस्टर ए हैं, वो कोई मिस्टर डी है जो सेल कर रहा है, वो मिस्टर डी के ब्रोकर से राब्ता करेगा। मिस्टर डी का जो ब्रोकर है, क्योंकि उसका जो पर्सन है, उसका जो अकाउंट होल्डर है, उसने सेल करने हैं, वो उससे पूछेगा कितनी क्वांटिटी पे सेल करनी है और ये प्राइस है, वो एग्री होगा। फिर आपके ब्रोकर ने उसके ब्रोकर को पैसे देने हैं और उसके ब्रोकर से शेयर ले लेने हैं। उसका ब्रोकर अपने जो है वो क्लाइंट है उसको वो पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से यानी कि बायर, अगर हम बड़े सिंपल वर्ड में कहना चाहें, तो बायर्स और सेलर्स दोनों अपने ब्रोकर के थ्रू आके डीलिंग करेंगे, वो डायरेक्ट तौर पे डीलिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। Brokers net out their transaction each day and only net quantity is transferred or received. अब ब्रोकर क्या करता है कि उसकी आपने जिस तरह भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वीकली या मंथली बेसिस पे, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ब्रोकर क्या करता है, तो आपको जो है वो डे बाय डे आपको क्या होता है, वो नेट क्वांटिटी या आपको ट्रांसफर कर देता है। अगर आपने शेयर्स बाय किए हैं और अगर आपने शेयर सेल कर रहे हैं, सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, तो फिर जारी बात है कि वो क्या करेगा कि आपको डेली की जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसमें से अपना कमीशन और अपना जो चार्जेस काट के आपको रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देगा, वो आपको पे कर देगा। ठीक है जी, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा। तो डेली बेसिस के ऊपर आपका जो ब्रोकर है वो आपको क्वांटिटी की, सेलिंग की या परचेजिंग की जो स्टेटमेंट होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती है, वो डेली बेसिस के ऊपर क्या करेगा, आपको क्या करेगा, वो डेली ट्रांजैक्शन आपको भेज देगा। ठीक है जी। इस तरीके से क्या होता है, इन्वेस्टर मे कीप शेयर्स इन सीडीसी अकाउंट और मे कीप फिजिकली शेयर। अब सीडीसी क्या होती है, सीडीसी होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अब आप जो है वो क्या होता है कि आप डायरेक्ट डीलिंग करना चाहते हैं, तो अब जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने डायरेक्ट भी लोगों को जो है वो इस बात की जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है कि इन्वेस्टर क्या करता है, डायरेक्ट सीडीसी अकाउंट ओपन करवा ले। सीडीसी अकाउंट क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अकाउंट करे। अब उसमें जो है वो आप जो है वो शेयर्स आपके पास स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं और आप फिजिकली भी ले सकते हैं। अब देखें, जिस तरह आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो आप कहते हैं जी मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े और एक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, ये स्टेटमेंट है। अब वो पैसे आपके पास फिजिकली नहीं है, बैंक के पास पड़े हुए हैं। जब आपको चाहिए होते हैं, आप बैंक से डिमांड करते हैं थ्रू चेक, एटीएम कार्ड, तो बैंक आपको क्या करता है कि आपको जितनी आप डिमांड करते हैं उतने पैसे आपको फिजिकली दे देते हैं। अब हमारे यहाँ भी यही होता है कि आपको जो है वो आपने शेयर लिए हैं, तो फिजिकली शेयर नहीं होते, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि आपके पास इतने शेयर हैं, इतने शेयर्स के आप ऑनर्स हैं, और सेल परचेज भी उसी की बेस पे हो रही होती है। लेकिन आप जब सीडीसी अकाउंट ओपन करवाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको फिजिकली कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट दिए जाएं, तो आप अगर जो है वो फिजिकली सर्टिफिकेट, शेयर्स, सिक्योरिटीज वगैरह डिमांड करेंगे, तो कंपनीज आपको जो है वो फिजिकली जो है वो शेयर, सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स वगैरह जो है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको फिजिकली भेज देंगे। ठीक हो गया। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं उसमें से। अब देखें जी, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन देखें कि अब इसमें कैसे क्लियरिंग हाउस होती है। अब आप देखें कि ये है ब्रोकर वन है और यहाँ पे ब्रोकर टू है। ब्रोकर वन के कस्टमर है जी मिस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी है। ब्रोकर टू के इन्वेस्टर क्या है जी, इन्वेस्टर एक्स, इन्वेस्टर वाई और इन्वेस्टर जी। अब ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, इसका मतलब नहीं कि पैसे इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, इन्होंने क्या करना है जी, इन्वेस्ट भी करने और पैसे ड्रॉ भी करने हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, सपोज मिस्टर सी buys 5,000 shares of NML from Y। अब मिस्टर जो आपका सी है, ये देखें, ये ब्रोकर सी है, ये क्या चाहता है कि मिस्टर वाई से जो है वो NML के शेयर खरीदना चाहता है। वो कितने हैं जी, 5,000 के। तो मिस्टर सी अपने ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर क्या करेगा, इसके ब्रोकर से राब्ता करेगा मिस्टर वाई के ब्रोकर से। मिस्टर वाई का ब्रोकर अपने इन्वेस्टर से डिस्कस करके जो भी प्राइस है इसे कोट करेगा, ये अपने इन्वेस्टर सी को बताएगा। अगर ये एग्री होगा, और ये क्या करेंगे, आपस में ट्रेड कर लेंगे। ठीक हो गया, इनकी बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये जो क्लियरिंग हाउस है, यहाँ पे क्या होगा, ये इनकी क्लियरिंग हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है जी, अब सपोज मिस्टर ए सेल 4,000 शेयर्स ऑफ एनएमएल टू जी। अब मिस्टर ए जो है वो एनएमएल को शेयर सेल करना चाहता है जी को। अब यहाँ पे क्या होगा,
आपका आप मिस्टर जी को के बाय करना चाह रहा है, ये अपने ब्रोकर को कहेगा, ब्रोकर यहाँ से तलाश करेगा, जो ब्रोकर वन है वो कहेगा जी मेरा इन्वेस्टर ए है, उसके पास एनएमएल के शेयर है 4,000, वो सेल करना चाहता है। वो प्राइस देगा, ये प्राइस अपने मिस्टर जी को बताएगा, मिस्टर जी ब्रोकर को ओके करेगा, और ये क्या करेंगे यहाँ पे क्लियरिंग हाउस में बैठ के क्या करेंगे, वो ट्रेड कर लेंगे। ठीक है जी। ब्रोकर टू मस्ट प्रोवाइड 1,000 शेयर्स टू ब्रोकर ऑन विद इन 3 days। अब जब ये जो आपकी जो है वो आपस में जब ट्रेड हो जाएगी, तो अब उसके बाद क्या होगा, जब आपकी बाइंग एंड सेलिंग का आपका एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपने विद इन 3 वर्किंग डेज में क्या करना है कि आपने अपनी जो है वो जो शेयर्स हैं वो सेलर ने बायर को देने हैं। ठीक हो गया, वो आइदर ए टू जी जा रहे हैं या सी टू एक्स जा रहे हैं, तो या सी टू वाई जो जहां पे भी जा रहे हैं, तो वो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपने अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करना होता है, वो क्लियर करना होता है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। बाइंग ऑन मार्जिन, अब बाइंग ऑन मार्जिन क्या होता है, व्हेन इन्वेस्टर बाय शेयर्स दे हैव इजी एक्सेस टू अ सोर्स ऑफ डेट। अब जब आपका कोई इन्वेस्टर होता है वो शेयर्स बाय करता है, तो उसके पास बहुत ही इजी एक्सेस होती है कि वो अपने जो डेट सोर्स है उसको असेस कर सके। डेट सोर्स क्या, जो उसने उधार का लिया है, कार्ड ब्रोकर्स, जिसको आप किसका नाम देते हैं, ब्रोकर का नाम देते हैं। अब ब्रोकर क्या होता है, जारी बात है कि जब आपने उसके पास अकाउंट ओपन करवाया, तो वो आपका क्या हो गया, वो डेटर हो गया कि उसने आपकी रिक्वायरमेंट पे अमल करना और आपको शेयर्स बाय कर देने। कॉल लोन और बाइंग ऑन द मार्जिन, अब वो क्या करता है, वो ब्रोकर को क्या करता है कि कॉल लोन या बाइंग ऑन मार्जिन दे दे। यानी कि क्या करता है कि उसे कहता है जी कॉल पे दे दे, यानी कि कॉल दे देता है कि जी इतना लोन दे दे ताकि मैं इसको इजीली कर लूं, या उसको कह देता है कि जब इसको सेल किया जाएगा तो मैं आपको इतना मार्जिन दे दूंगा, इतना मार्जिन आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो इसे हम कहते हैं कॉल ऑन लोन और बाइंग ऑन मार्जिन होते हैं। ब्रोकर में है फंड्स, ब्रोकर के पास भी फंड्स होते हैं। इफ नॉट, उसके पास फंड होगा, ठीक है जी। अगर कहता है इफ नॉट, अगर उसके पास फंड नहीं है, द ब्रोकर बारो फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट बंडल रेट। अब ब्रोकर क्या करेगा, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा और वो बंडल रेट के ऊपर ले लेगा। लेट्स वो उसे 11% पे मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने इन्वेस्टर को 13% पे दे देगा, या कहेगा जी लोन 12% के ऊपर मिला है, मैं भी 12 पे दे रहा हूँ, लेकिन जो मार्जिन है वो हम शेयर कर लेंगे आपस के अंदर प्रॉफिट का। तो वो क्या करता है कि नॉर्मली वो ब्रोकर से लोन लेता है। अगर ब्रोकर के पास लोन मौजूद नहीं है, पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ब्रोकर क्या लेता है, बैंक से फाइनेंशियल, क्योंकि ब्रोकर एक जो है वो बड़ा स्ट्रांग पर्सन है, उसका स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, वो उसके पास लाइसेंस है। खाली सिर्फ वो लाइसेंस ही जो है वो अरबों रुपए का होता है, नॉट करोड़ों का, अरबों का वो लाइसेंस होता है। तो बैंक को पता है कि इसका लाइसेंस भी, अगर ये दिवालिया भी हो गया तो इसका लाइसेंस भी अरबों में सेल हो जाना है। तो इसलिए क्या होता है कि इजीली बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाता है, और वो क्या करता है, वो अपना जो इन्वेस्टर है उसकी वो हेल्प आउट कर देता है। बंडल और सीएफएस सेशन, इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम किसका नाम देते हैं, बदला और सीएफएस रेशन, यानी कि बदला दे दिया। ठीक है, इसको बदला लोन भी कहते हैं। तो बदला दे दिया, बदले से मुराद क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। ठीक हो गया जी। इंट्राडे ट्रेड्स डू नॉट हैव मार्जिन कॉस्ट, जो आपकी इंट्राडे एक दिन के अंदर होती है, आपकी ट्रेड हो जाती है, उसके अंदर जो है वो मार्जिन डॉट है, वो उसके ऊपर मार्जिन कॉस्ट नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद ग्रेटर अपसाइड पोटेंशियल, अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपका पोटेंशियल या ग्रेटर अपसाइड है बट आल्सो ग्रेटर डाउनसाइड है, जब अगर उसका पोटेंशियल अपसाइड है और वो ऊपर की तरफ आपका शेयर जा रहा है जिसमें इंक्रीज आ रही है, तो उसे क्या चाहिए, तो उसे जो है वो ग्रेटर डाउन साइड रिस्क चाहिए, कि उसका जो है वो जो ग्रेटर जो डाउन साइड इसका रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि शेयर ऊपर जा रहा है, उसकी प्रॉफिट, उसका सिक्योरिटी ऊपर जा रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसका रिस्क भी क्या होता है, वो कम हो रहा होता है। जी, मार्जिन फाइनेंसिंग क्या होती है जी, द पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर, यानी कि आपकी जो परचेज प्राइस होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है इन्वेस्टर का, वो जो इन्वेस्ट कर रहा होता है वो आपका क्या कहता है, मार्जिन। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सपोज इफ द मार्जिन इज 50%, मार्जिन क्या है, वो 50% हो गया। फिर फॉर एग्जांपल, द इन्वेस्टर मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 10,000 फॉर परचेजिंग ऑफ 20,000 वर्थ ऑफ द शेयर, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसने 20,000 के शेयर खरीदने हैं और वो मार्जिन कितना प्रोवाइड कर रहा है, कम से कम 10%। तो इसका मतलब है उसने कितना मार्जिन प्रोवाइड किया, 50%। 20,000 की उसने डीलिंग करनी है, परचेज करनी है, और उसने 50% इसका 10,000 आपको क्या किया, वो पे कर दिया है। अज्यूम परचेज 200 शेयर्स ऑफ एफएफसी, एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी
company at rupees 100, each worth rupees 10,000 on of equity and the rate of the debt margin. अब कहता है जी अज्यूम करते हैं कि आपने परचेज ऑफ शेयर एफएफसी लेने हैं, 100 रुपए का आपका एक शेयर है जो कि 10,000 बनता है, 10,000 ऑफ द इक्विटी बनती है एंड द रेस्ट ऑफ द डेट, बाकी आपका क्या है वो डेट बनता है। तो मार्जिन इज इक्वल टू इक्विटी ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो मार्जिन कैसे गिरेगा, 10,000 आप क्या इक्विटी दे रहे हैं, 20,000 आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक है, तो क्या आएगा 0.5, और अगर 0.5 को परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%, ये आपका क्या आ जाएगा, मार्जिन निकल आएगा। What will happen if the price of FFC drops to 70? अब क्या है, अगर FFC फौजी फर्टिलाइजर उसकी कंपनी जो है वो उसकी प्राइस 70 रुपए आपको कर दे तो फिर क्या होगा। कहता है अब मार्जिन अकाउंट इज द लोन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट क्या होता है, वो लोन अकाउंट होता है आपका बाय द शेयर ट्रेड विद द ब्रोकर। जो आपको शेयर बाय कर रहे हैं जो कि ब्रोकर के पास होता है, विट कैन बी यूज फॉर शेयर ट्रेडिंग, जो कि शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए, शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The funds available, the margin loan are determined by the broker based on the securities owned and provided by the trade। अब इसका मार्जिन का कैसे, लोन का मार्जिन कैसे डिटरमिन होता है, ये डिटरमिन करता है आपका ब्रोकर। और वो क्या होता है, उसने जो सिक्योरिटीज ऑन की होती है उनकी बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर इसको डिटरमिन करता है, जिसे आप कोलैटरल और लोन का नाम दे। कोलैटरल का मतलब होता है आप एज ए सिक्योरिटी के तौर पे उसे जो रखवाते हैं वो आपकी कोलैटरल होती है ओवर द लोन, कि लोन के अगेंस्ट आपने कितनी सिक्योरिटीज को उसके पास एज ए अपनी कितनी सिक्योरिटीज को या फंड्स आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को उसके पास एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया है। The broker usually has the right to change the percentage of the value of each security। अब आपका जो ब्रोकर होता है उसके पास ये राइट होता है कि आप क्या करते हैं कि हर ट्रेड के हिसाब से उसकी जो सिक्योरिटी की जो परसेंटेज होती है उसको आप क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट विल अलाउ टूवर्ड्स फर्दर एडवांसेस टू द ट्रेडर। अब ये क्या करता है कि आपको फर्दर एडवांसेस, जो ट्रेडर है उसकी वजह से फर्दर एडवांस या लोन वगैरह आपको क्या होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड मे द कॉन्सिक्वेंट मेक अ मार्जिन कॉल if the balance available falls below the amount actually utilized। अब इसमें क्या होता है कि आपने वो जो मार्जिन कॉल किया होता है, जो इस्तेमाल किया होता है, वो मार्जिन की जो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं उसके अंदर इसको जो है वो ये फॉल कर रहा होता है। इफ एनी इवेंट द ब्रोकर विल if any margin the broker will usually चेंज चार्ज इंटरेस्ट। अब नॉर्मली ब्रोकर क्या करता है, इसके ऊपर या इंटरेस्ट चार्ज करता है, अदर फीस दोनों करता है, चार्ज इंटरेस्ट भी चार्ज करता है और डिफरेंस के ऊपर जो फी होती है वो भी चार्ज कर रहा होता है। ऑन अमाउंट ड्रॉन ऑन द मार्जिन को, ये आपको एक मार्जिन दे दिया, उसमें से उस मार्जिन में से जितनी अमाउंट आप लेके यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि आपको क्या किया जाता है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और जो आपकी ब्रोकर की फी है वो भी आपको पे करनी पड़ती है। मार्जिन बाइस रेफर्स टू द बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज विद कैश बोरोड फ्रॉम द ब्रोकर। ये नॉर्मली क्या है कि आपने जो सिक्योरिटीज की बाइंग करनी है और वो आपने कैश बोरिंग करनी है, ब्रोकर से करनी है, यूजिंग द सिक्योरिटी एज कोलैटरल, और जो आप सिक्योरिटी दे रहे हैं वो एज ए कोलैटरल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। दिस हैज द फैक्ट मैग्नीफाइंग एनी प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन द सिक्योरिटीज। अब बेसिकली ये फैक्ट इसके ऊपर आता है आपके प्रॉफिट या लॉस जो भी आप सिक्योरिटीज की ट्रेड से जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। द सिक्योरिटीज सर्व एज अ कोलैटरल फॉर द लोन। जो आप सिक्योरिटी दे रहे हैं वो लोन जो आपको लिया उसके अगेंस्ट वो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे होती है। द नेट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द लोन इज इनिशियली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द ओन क्या यूज। आपने जो सिक्योरिटीज आपने खरीदी हैं और जो आपने लोन लिया है इसकी अमाउंट हमेशा आपस में क्या होती है वो इक्वल हुआ करती है। द डिफरेंस हैज स्टे अबव अ मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक स्टे डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट, द पर्पस ऑफ विच इज टू प्रोटेक्ट द ब्रोकरेज अगेंस्ट अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज टू द पॉइंट दैट द इन्वेस्टर कैन नो लॉन्गर कवर द लोन। अब इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी इसलिए ली जाती है कि अगर आपका जो इन्वेस्टर है वो जो है उसने जो सिक्योरिटी दी है और वो उस लोन को जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर कवर नहीं कर सकता या रिकवर नहीं कर सकता, तो फिर उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या किया जाता है, उसको रिकवर किया जाता है, इसलिए जो है वो सिक्योरिटी ली जाती है। अब कॉल मार्जिन कॉल्स क्या होती हैं जी आपकी, when the stock market started to a contract, यानी कि जब आपकी बाइंग एंड सेलिंग शुरू होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, मैनी इंडिविजुअल रिसीव मार्जिन कॉल्स, बहुत सारे लोगों को मार्जिन कॉल्स मिलती है। दे हैड टू डिलीवर द मनी टू देयर ब्रोकर्स, और वो क्या करते हैं अपने ब्रोकर्स को क्या करते हैं कैश डिलीवर कर देते हैं टू और देयर शेयर्स वुड बी सोल्ड, और या अपने शेयर्स अगर जिसने परचेज करना है वो कैश भेज देता है जी, आप
परचेज कर लें शेयर्स को, और जिन्होंने बेचना होता है वो क्या करते हैं, शेयर्स अपने जो है वो ब्रोकर को दे देते हैं कि इन शेयर्स को सेल कर दो। सिंस मैनी इंडिविजुअल डिड नॉट हैव द इक्विटी टू कवर देयर मार्जिन पोजीशन, बहुत सारे आपके इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपकी इक्विटी को जो है वो और मार्जिन को पोजीशन को कवर नहीं कर सकते, देयर शेयर वर सोल्ड, उनके शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं, कॉजिंग फर्दर मार्केट डिक्लाइन, इससे पहले कि मार्केट ज्यादा डिक्लाइन करे, ज्यादा लॉस हो, तो उनके शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं, वो सेल कर दिए जाते हैं। This was one on the major contribution factors which led to the stock market crash in 1929, और ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो जब मार्केट क्रैश हुई 1929 के अंदर, तो तब क्या किया गया है कि यही काम किया गया कि उन्होंने कि इससे पहले ज्यादा लॉस हो, तमाम के तमाम शेयर्स को सेल कर दिया जाए, विच इज टर्न कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट डिप्रेशन। और ये क्या होता है कि आपका जो ग्रेट डिप्रेशन है उसके अंदर इसका जो है वो टर्न किया जाता है, ये टर्न वहां पे खेली जाती है। मार्जिन फाइनेंसिंग एंड मार्जिन प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज, अब कहते हैं इफ एफएफसी प्राइस फॉल्स टू 70 में चली जाए, लॉसेस टू द इन्वेस्टर विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 6000, हिज मार्जिन विल बी एज फॉलोज 10,000 माइनस 6,000 ओवर 200 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आ जाएगा 4,000 ओवर 14,000, तो कितना लॉस हो गया, 28% आपको क्या हो गया, लॉस हो गया अगर उसकी प्राइस जो है वो 70 पे आ जाए। द इन्वेस्टर विल बी आस्क्ड टू डिपॉजिट 3,000, अब इन्वेस्टर को क्या क्या कहा जाएगा कि 3,000 डिपॉजिट करवाए, डेट इज द इक्विटी इंक्रीजेस, के उसकी इक्विटी इंक्रीज होगी, एंड मार्जिन रीचेस द 50% मार्क अगेंस्ट, जो 50% मार्क है वहां पे चला गया, यानी कि 4,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 14,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7,000 बटे 14,000, तो क्या हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन हमने कितना करना है, वो 50% के ऊपर रखे जाना है। PSX 100 इंडेक्स, ठीक है जी। इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट मेजर द परसेंटेज इन द वेरिएबल। अब ये जो आपका जो इंडेक्स होता है, ये स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसके अंदर हम परसेंटेज चेंज देखते हैं वेरिएबल की, के कितनी परसेंट जो है वो इसमें तब्दीली आ रही है। PSX 100 इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन नवंबर 1999 विद द बेस वैल्यू 1000 पॉइंट। आपकी जो KSC है 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसी 100 ये जो है वो क्या थी, वो 1000 पॉइंट्स के साथ थी। द इंडेक्स कंप्राइजेस 100 कंपनी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जितने भी सेक्टर्स वहां पे बेटा ये वहां पे रजिस्टर्ड हैं, उनमें से टॉप 100 कंपनीज ले ली, किसकी बेस पे, जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर, जिनके मार्केट के अंदर शेयर बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, उनको परफॉर्मेंस के ऊपर क्या उनको जो है वो बेंचमार्क के तौर पे जो है उन्हें सिलेक्ट किया गया। आउट ऑफ 35 सेक्टर, टोटल 35 सेक्टर है, 34 कंपनीज आर सिलेक्टेड दैट वन कंपनी फॉर ईच सेक्टर। उन्होंने 35 सेक्टर में से 34 कंपनी को सिलेक्ट किया, और उसमें से हर सेक्टर में से एक बेस्ट कंपनी को क्या किया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब सपोज वी हैव द फॉलोइंग 3 कंपनीज इन आवर इंडेक्स, एफएफसी, ओजीडीसी, एंग्रो और टोटल, यानी कि शेयर्स कितने हैं, प्राइस दी हुई है, आगे शेयर्स दिए हमें, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस किया तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई, यानी कि पर शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई। सपोज उन तीनों का टोटल किया तो आ गया 10 करोड़ 70 लाख रुपया इज इक्वल टू 1000 पॉइंट, ये इक्वल हो गया। अब होता यह है कि मार्केट में ट्रेड हुई है और इन कंपनीज की प्राइस में तब्दीली आती है, एक शेयर 105 का हो गया 92 का, मार्केट कितनी होगी 11,04,000 या 11,04,000 की हो गई, डिवाइडेड बाय जो है वो 1,07,00,000 को डिवाइड किया तो एक शेयर या 031 मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कहाँ पे चली गई, 1031 पॉइंट के ऊपर चली गई, ठीक हो गया। इस तरीके से जब द इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 1000 टू 1031 मींस दैट द इंप्रूवमेंट इन द मार्केट इज 31 पॉइंट, इसका मतलब है कि मार्केट कितनी अपवर्ड हुई है, 31 पॉइंट इंक्रीज हो गई है, 1000 पॉइंट्स और 3.1%। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारी मार्केट है 31 पॉइंट्स बढ़ गई है या 3.1% इंक्रीज आ गया है, ठीक है, इन 100 एज कंपेयर टू द बेस पीरियड। इन अदर यानी कि जो 1000 की जो हमने एक डिटरमिन प्राइस की थी वो हमारा क्या हो गया, वो बेस पीरियड हो गया। इन अदर वर्ड्स the share prices of the company in the 100 index have risen by 3.1% as compared to prices in the base year। हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है, PSX 100 इंडेक्स जो है वो बेस ईयर की निस्बत 3.1% क्या होगी, वो इंक्रीज हो गई है। जी, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने जो है वो जो डिस्कशन की है वो हमने की है
कि मार्केट के अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की जो सेल एंड परचेज जो है वो कैसे होती है। अब ये पूरा एक प्रोसीजर है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो सेल एंड परचेज करने का, यानी कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डीलिंग नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं कि आपने ब्रोकर के थ्रू करनी है, और ब्रोकर जो डीलिंग हाउस में जब जाता है तो जो लोग डीलिंग हाउस में काम कर रहे होते हैं उन्हें हम जॉबर्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। वहां से वो प्राइस लेके क्या करता है, आपको उस दिन की कोट करता है, और फिर वो अगले दूसरे ब्रोकर से क्या करता है, वहां पे डील कर रहा होता है। तो ये पूरे का पूरा हमारा प्रोसीजर है कि कैसे हम जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और कैसे जो है वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। आज तक अभी तक जो हमने ट्रेडिंग की है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग कर सकते हैं। जी, आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग कर सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर। नो सर। ओके जी, टेक केयर। इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट हमारे दो जो है वो रिकॉर्डेड यस लेक्चर सर। आएंगे, और नेक्स्ट वीक में जो लास्ट 3 डेज में हमारी क्लास होती है उसमें हमारा जो है इंटरेक्टिव सेशन होगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़।